समय की बात है। चंदन नगर गांव में एक गरीब किसान रमन अपनी पत्नी लता के साथ रहा करता था। वह बहुत ही मेहनती किसान था, लेकिन उसके पास बहुत ही कम जमीन थी। फिर भी वह अपनी जमीन पर बहुत मेहनत करता था। लेकिन बारिश न होने के कारण उसकी फसल हर बार सूख जाया करती थी और इस बात से वह बहुत परेशान था। फिर एक दिन वह खेतों के लिए निकल रहा होता है। तब वह अपनी पत्नी लता से कहता है, लता, क्या मेरा खाना तैयार हो गया? मुझे खेतों के लिए जाना है। खेतों में काम करने जाना है और अब मुझे देरी हो रही है। हाँ, बस 20 मिनट बाद मैं आपका खाना लगा दूंगी। लता, तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरा खाना जल्दी तैयार कर दिया करो। मुझे खेतों में जाने के लिए देर हो जाती है। अरे, मैं कितना जल्दी करूं? अगर आपको इतना ही जल्दी है तो आप चले जाइए, मैं खाना लेकर आ जाऊंगी। ये सुनते ही रमन खेतों के लिए निकल जाता है। और कुछ ही देर बाद वह खेत पहुंचकर अपना काम शुरू कर देता है। काम करते करते दोपहर हो जाती है, लेकिन वह काम में इतना व्यस्त होता है कि उसे समय का पता ही नहीं चलता। तभी रमन के खेत के बगल से गांव के सुंदर चाचा गुजर रहे होते हैं। वह रमन को बुलाते हैं और बोलते हैं, अरे रमन बेटा, मैं तुम्हें बहुत देर से देख रहा हूँ। तुम बहुत देर से मेहनत कर रहे हो। तुम थोड़ी देर आराम क्यों नहीं कर लेते? अरे चाचा, आपको क्या बताऊं, बिना मेहनत के आखिर किसी को कुछ मिलता है? मैं तो बस अपना फर्ज निभा रहा था। हाँ बेटा, लेकिन जरा अपने बगल वाले खेतों में देखो। वहां का मालिक तो अभी तक काम करने भी नहीं आया, लेकिन तुम सुबह से ही लगे हुए हो। इसीलिए मैं कह रहा था कि तुम थोड़ी देर आराम कर लेते तो तुम्हारे लिए अच्छा होता। हाँ चाचा, बस थोड़ा ही काम बचा है, वह खत्म करके मैं थोड़ा आराम कर लूंगा। बेटा, तुम्हारी मेहनत और लगन को देखकर लगता है कि इस बार तुम्हारी फसल जरूर होगी और तुम्हें इस बार अच्छा मुनाफा होगा। मैं भगवान से बस यही प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारी मेहनत रंग लाए। हाँ चाचा, पर आपको तो पता है कि मैं पिछले 5 साल से मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन बारिश न होने की वजह से हर साल मेरी फसल खराब हो जाती है। लेकिन इस साल मुझे भी लग रहा है कि भगवान मुझ पर दया करेंगे और मेरी फसल ज़रूर अच्छी होगी। हाँ बेटा, मैं तो यह सब जानता हूँ, लेकिन मैं इस बार प्रार्थना करूँगा कि तुम्हारी मेहनत रंग लाए। चलो बेटा, अब मैं निकलता हूँ। मुझे तुम्हारी चाची को अस्पताल लेकर जाना है। ठीक है चाचा, बाकी आप अपनी और चाची की तबीयत का ध्यान रखिएगा। यह कहकर सुंदर चाचा वहां से चले जाते हैं। रमन भी अपने काम में लग जाता है। दोपहर होने पर उसकी पत्नी लता उसके लिए खाना लेकर आती है। सुनिए जी, यहाँ आकर खाना खा लीजिए। सुबह से आपने कुछ नहीं खाया है। भूखे पेट बस खेतों में काम करने आ गए थे। हाँ लता, मैं बस हाथ मुंह धोकर खाना खाने आता हूँ। तुम खाना लगाओ। खाना खाने के बाद रमन और लता एक पेड़ के नीचे बातें करते हैं। इस बार की फसल तो बहुत ही अच्छी होगी। मुझे विश्वास है कि इस बार फसल पिछले बार की तरह सूखेगी नहीं। बहुत ही अच्छी हुई है और इस बार हमें ज़रूर मुनाफा होगा। इस बार के मुनाफे के पैसों से हम अपने घर की छत ठीक कराएंगे। हाँ लता, हम यह ज़रूर करेंगे। बस तुम भगवान से प्रार्थना करो कि वह हमारी मनोकामनाएं पूरी करें और इस बार खूब बारिश हो, जिससे हमारी फसल खिल जाए। कुछ देर बाद लता वहां से चली जाती है। और रमन खेत में काम करने लगता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। रमन बहुत मेहनत और लगन से काम करता रहता है। लेकिन 3 महीने बाद जब रमन अपनी फसल देखने आता है
तो वह देखता है कि उसकी फसल फिर से पानी न मिलने के कारण सूख चुकी है। हे भगवान, आखिर आप मेरी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? इस बार भी मेरी फसल सूख गई। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं लता को क्या मुंह दिखाऊंगा? भगवान, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? रमन निराश होकर अपने घर जा ही रहा होता है। तभी उसे सुंदर चाचा मिलते हैं। वह पूछते हैं, अरे रमन बेटा, बहुत निराशा लग रहे हो। आखिर क्या हुआ है तुम्हारे साथ? तुम मुझे बता सकते हो? अगर मुझसे हो सकेगा तो मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। अरे क्या बताऊं चाचा, भगवान तो मुझसे रूठ गए हैं। लगता है इस बार भी मेरी फसल पानी न मिलने के कारण खराब हो गई है। मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई है चाचा। ऐसा नहीं बोलते बेटा, भगवान ने तुम्हारे लिए जरूर कुछ ना कुछ सोचा होगा। चाचा, लोगों के कर्ज इतने बढ़ गए हैं कि वे अब मेरे घर में पैसे मांगने आने लगे हैं, और अब तो मेरी फसल न होने के कारण मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। अब मैं क्या करूंगा? धैर्य रखो बेटा, भगवान जरूर कुछ ना कुछ अच्छा करेगा। तुम बस उन पर विश्वास रखो। बेटा, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं जरूर तुम्हारी मदद करता, लेकिन अब इस शरीर से मैं काम पर भी नहीं जाता हूं, जिसकी वजह से मेरे पास भी पैसे नहीं हैं। मुझे माफ कर देना। नहीं चाचा, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? इसमें भला आपकी क्या गलती? मैं तो बस अपनी किस्मत को कोस रहा हूं कि हमेशा मेरे साथ गलत क्यों होता है। चलिए चाचा, अब मैं घर की ओर निकलता हूं। लता मेरा इंतजार कर रही होगी। रमन निराश होकर अपने घर चला जाता है। वहां उसकी पत्नी लता उससे पूछती है, क्या हुआ जी, आप सारी फसल काट आए? अरे लता, फसल काटने के लिए फसल होनी भी तो जरूरी है। इस बार भी पानी न होने के कारण हमारी सारी फसल सूख गई और खराब हो गई। अब हमारे पास कोई भी फसल नहीं है। हे भगवान, अब हमारा क्या होगा? अब हम इस साल का गुजारा कैसे चलाएंगे? बिना फसल के तो हमारे पास खाने तक का अनाज नहीं है। वह कैसे गुजरेगा? हाँ लता, मैं भी यही सोच सोच कर परेशान हो गया हूँ। अब हमारा क्या होगा? मुझे तो लगता है कि इस साल हमें भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। हमारे पास खाने तक का अनाज नहीं है, और ऊपर से हमारे ऊपर इतना कर्ज है कि बार बार लोग हमारे घर आकर पैसे मांगने लगते हैं। सुनिए जी, अब आपको कोई और काम करना पड़ेगा, तभी हमारे घर का खर्चा चलेगा। हाँ लता, मैं भी यही सोच रहा था। मैं कल ही गांव के सरपंच जी के पास जाकर उनसे कोई काम मांगूंगा। अगर उनके यहाँ मुझे काम मिल जाएगा तो कम से कम हम भूखे नहीं सोएंगे और हमारा गुजारा चल पाएगा। अगले दिन रमन मुखिया जी के पास जाने के लिए घर से बाहर निकलता है। तभी गांव का एक आदमी मुकेश आता है और कहता है, देखो रमन भाई, मैं तुम्हें बहुत दिनों से पैसे उधार दे रखे हैं। अब मुझे मेरा सारा पैसा वापस चाहिए। हाँ हाँ मुकेश भाई, मुझे याद है। बस मुझे कुछ दिन की और मोहलत दे दीजिए, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। चाहिए। देखो रमन भाई, तुम्हें पैसे उधार दिए मुझे बहुत वक्त हो चुका है और अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मुझे अब अपने सारे पैसे वापस चाहिए, वरना मुझे कुछ ठोस कदम उठाने होंगे तुम्हारे खिलाफ। मुकेश भाई, आपको तो पता ही है कि इस साल भी पानी न गिरने के कारण हमारी सारी फसल खराब हो चुकी है। तो अब आप ही बताइए, मैं आपके पैसे कैसे चुका पाऊंगा? बस बहुत हुआ रमन, अब मैं तुम्हें मात्र 5 दिन की मोहलत दे रहा हूं। अगर तुमने इन दिनों के अंदर मेरे सारे पैसे नहीं चुकाए तो मैं तुम्हारी सारी जमीन अपने नाम कर लूंगा और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। ठीक है मुकेश भाई, मैं 5 दिन के अंदर आपके पैसे चुकाने की पूरी कोशिश करूंगा। मुकेश वहां से चला जाता है। रमन भी सरपंच जी के घर जाता है।
सरपंच जी, अगर आपके पास मेरे लायक कोई काम हो तो मुझे सौंप दीजिए। खेती न होने के कारण अब मैं बहुत ही लाचार महसूस कर रहा हूँ। मेरे पास कोई भी काम नहीं है जिससे मैं अपने घर का गुजारा कर पाऊँ। रमन, अभी तो मेरे पास ऐसा कोई भी काम नहीं है, लेकिन अगर मेरे पास कोई भी काम होगा तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। ठीक है सरपंच जी, आप मुझे जरूर बता दीजिएगा। लेकिन रमन, तुमने तो इतनी मेहनत से खेती की थी, भला उसका क्या हुआ? सरपंच जी, पानी न मिलने के कारण मेरी सारी फसल सूख गई और मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। इस साल तो अब मेरे पास खाने तक के लिए अनाज नहीं बचा, इसलिए मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। अच्छा, तो यह बात है। कोई बात नहीं रमन, तुम्हें जरूर कोई ना कोई काम मिल जाएगा और मैं यह वादा करता हूं कि मैं सरकार को पत्र लिखूंगा और अपने गांव में पानी की समस्या का समाधान जरूर करवाऊंगा। ठीक है सरपंच जी, मैं चलता हूँ। शाम होने वाली है, लता मेरा इंतजार कर रही होगी। अगर आपको कोई भी काम लगे कि मैं कर सकता हूँ तो कृपया मुझे बता दीजिएगा। मैं काम करने जरूर आऊंगा। रमन निराश होकर अपने घर लौटता है। लता उससे पूछती है, सुनिए जी, क्या आपको कोई काम मिला? क्या सरपंच जी ने आपको कोई काम दिया? नहीं लता, मुझे वहां पर भी कोई काम नहीं मिला। सरपंच जी ने कहा है कि अगर मेरे लायक कोई काम होगा तो वह मुझे बताएंगे, लेकिन तब तक मेरे पास कोई भी काम नहीं है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? आपके जाने के बाद मुकेश भाई आए थे, उनका उधार मांगने। अब हमें उनका भी उधार चुकाना है और अपने घर का खर्चा भी चलाना है। ये सब कैसे करेंगे? मुझे भी नहीं पता लता कि अब हम ये सब कैसे कर पाएंगे। सब भगवान के ऊपर छोड़ दो, वही हमारी मदद करेंगे। मेरे दिमाग में एक ख्याल आया है, क्यों ना हम गांव के सबसे अमीर जमींदार भगत सेठ के यहाँ जाएं और उनसे उधार मांग लें। वह हमें जरूर उधार दे देंगे। मैं उनसे उधार तो ले लूं, लेकिन वह लालची सेठ है। एक बार उससे उधार ले लिया तो उसका ब्याज कभी खत्म नहीं होगा। हाँ, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है उनसे उधार लेने के अलावा। लेकिन गांव वाले कहते हैं कि अगर एक बार उससे उधार मांग लिया तो वह इतना ब्याज बनता है कि वह कभी खत्म नहीं होता। पता नहीं वह किस हिसाब से अपना ब्याज बनाता है जो कभी कोई चुका ही नहीं पाता। लेकिन अगर हमने उनसे उधार नहीं लिया तो मुकेश भाई हमारी बची कुची जमीन भी अपने नाम करवा लेंगे। तुम सही कहती हो लता, मुझे लालची सेठ के पास जाना ही होगा। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। रात को लेटे लेटे रमन सोचता है, क्या मैं हमेशा ही इस तरह परेशान रहूंगा? हे भगवान, आपने मुझे किस मुसीबत में फंसा दिया। एक तरफ अगर मैं भगत सेठ से उधार ले लूंगा तो मैं उनका ब्याज कभी नहीं चुका पाऊंगा, और दूसरी तरफ अगर मैंने उनसे उधार नहीं लिया तो मुकेश भाई मुझसे मेरी सारी जमीन छीन लेंगे। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सुबह उठकर रमन लता से कहता है, लता, मैं भगत सेठ के यहाँ जा रहा हूँ उनसे उधार लेने। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, बाकी जो होगा वह देखा जाएगा। ठीक है जी, जैसा आपको सही लगे। रमन भगत सेठ के पास जाता है। सेठ जी, मुझे आपसे कुछ पैसे उधार चाहिए। मेरी फसल इस साल खराब हो गई है, जिसकी वजह से अब मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। मुझे अनाज खरीदने के लिए पैसे चाहिए। हाँ हाँ रमन, बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। मैं यहाँ तुम जैसे लोगों की मदद करने के लिए ही तो बैठा हूँ। भगवान ने मुझे इतना सक्षम बनाया है कि मैं जरूरतमंदों की मदद कर पाऊँ। रमन मन ही मन सोचता है, हमसे इतना ज्यादा ब्याज वसूलते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ जरूरतमंद की मदद करता हूँ। भगवान, आपने इन जैसे लोगों का भला किया है, पर मुझसे क्या गलती हुई थी जो आपने मेरे साथ इतना गलत किया। सेठ जी, मुझे आपसे 5,000 रुपये चाहिए। मैं आपको कुछ ही दिन में लौटा दूंगा। ठीक है रमन, तुम्हें जितने चाहिए उतने पैसे ले जाओ, बस ये जरूर याद रखना कि 40% ब्याज लगेगा। सेठ जी, लेकिन यह तो बहुत ही ज्यादा ब्याज है। मैं इतना ज्यादा ब्याज कैसे दे पाऊंगा? आप मेरी मजबूरी को समझिए। देखो रमन,
अगर तुम्हें पैसे उधार चाहिए तो तुम्हें इतना ब्याज देना होगा, वरना तुम किसी और के पास चले जाओ। सेठ जी, मगर मैं एक गरीब किसान हूँ। मेरे पास इतनी आमदनी नहीं है कि मैं 40% ब्याज दे पाऊंगा। आप कृपया मेरी मदद कीजिए। मैं एक आखिरी बार कह रहा हूं, अगर तुम्हें मुझसे पैसे चाहिए तो तुम्हें इतना ब्याज देना होगा, वरना तुम किसी और से पैसे ले लो। पता नहीं कहां से आ जाते हैं मुंह उठाकर। मैं तो इतना ही ब्याज लूंगा। अगर तुम्हें यह ज्यादा लग रहा है तो तुम कहीं और से पैसे ले लो। ठीक है सेठ जी, मुझे मंजूर है। आप कृपया मुझे पैसे दे दीजिए। रमन भगत सेठ के यहाँ से पैसे तो ले आता है, लेकिन वह अभी भी बहुत परेशान होता है, क्योंकि उसे पता था कि 40% ब्याज बहुत होता है जो वह नहीं चुका पाएगा, और वह अपने घर आ जाता है। आप घर आ गए? भला भगत सेठ ने आपको पैसे दे दिए? हाँ लता, उन्होंने मुझे पैसे तो दे दिए हैं, लेकिन मुझसे 40% ब्याज मांगा है। कुछ देर में मुकेश आता है और रमन से कहता है, लाओ रमन भाई, आज मुझे मेरे सारे पैसे दे दो। हाँ हाँ मुकेश भाई, मैं अभी आपके सारे पैसे देता हूँ। मैं अभी भगत सेठ के यहाँ से पैसे मांग कर लाया हूँ। लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि वह अपने पैसों पर बहुत ही ब्याज जोड़ता है। हाँ मुकेश भाई, मुझे पता है, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मुझे आपके भी पैसे चुकाने थे और घर का खर्चा भी चलाना था, तो मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। चलो ठीक है भाई, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अगले दिन रमन का दोस्त मोहन शहर से लौटता है। और बताओ मोहन भाई, क्या हालचाल है तुम्हारे? कितने साल हो गए तुमसे मिले हुए? तुमने तो गांव आना ही छोड़ दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है मेरे भाई। शहर मुझे अच्छा नहीं लगता है। बस मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था वह मुझे बहुत कम दिनों के लिए छुट्टियां देती थी, जिसकी वजह से मैं गांव नहीं आ पाता था। बाकी मुझे तुम्हारी बहुत याद आती थी, इसलिए इस बार मैं 1 महीने की छुट्टी लेकर तुमसे मिलने आया हूँ। और बताओ मोहन, तुम्हारी कंपनी में काम कैसा चल रहा है? बाकी तुम्हारी सेहत तो ठीक है ना? हाँ भाई, मेरा तो सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन तुम्हारी शक्ल देखकर समझ में आ रहा है कि तुम बहुत निराश और परेशान हो। आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तुम अपने मित्र से यह सब बता सकते हो। अरे भाई छोड़ो, तुम यहाँ कुछ ही दिन के लिए आए हो। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। अरे भाई, इसमें कौन सी परेशानी है? और भला एक दोस्त दूसरे दोस्त की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? तुम मुझे खुलकर बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। भाई, मैं बहुत ही मेहनत से इस साल खेती की थी। मुझे लग रहा था कि इस साल मुझे बहुत मुनाफा होगा, लेकिन पानी न मिलने के कारण मेरी सारी फसल सूख गई। अब मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं हैं और कर्जदारों के उधार बढ़ते ही जा रहे हैं। भाई, यह सब तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और रही बात कर्जदारों की, तो तुम अभी मुझसे पैसे लेकर अपने सारे कर्ज चुका दो। बाकी आगे का हम मिलकर देख लेंगे। कोई बात नहीं भाई, मैंने अभी ही भगत सेठ के यहाँ से पैसे लिए हैं, तो अब भी मुझे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन तुम्हें तो पता ही होगा, भगत सेठ पैसे तो दे देते हैं, लेकिन उसमें बहुत ही ज्यादा ब्याज चढ़ा देते हैं, जो तुम कभी नहीं चुका पाओगे। भला तुमने उनसे पैसे क्यों लिए? तुमने मुझे पहले बता दिया होता। चलो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम मुझसे पैसे लेकर भगत सेठ के सारे पैसे चुका दो, वरना 1 महीने बाद उनका ब्याज बढ़ता ही रहेगा। नहीं भाई, मैं तुमसे भला पैसे कैसे ले सकता हूँ? यह सब हम बाद में सोचेंगे रमन। अभी तुम मुझसे पैसे लेकर भगत सेठ के सारे पैसे चुका दो। चलो, हम दोनों साथ मिलकर भगत सेठ के यहाँ जाते हैं और उनके सारे पैसे चुका देते हैं। रमन और मोहन भगत सेठ के पास जाकर पैसे वापस कर देते हैं। भगत सेठ, ये लीजिए आपके पूरे 5000 रुपए। मुझे अब इन पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन रमन, तुमने तो पैसे कल ही मांगे हैं, तो भला इतना जल्दी तुम्हारे पास पैसे कैसे आ गए? तुम्हारी तो सारी फसल भी खराब हो चुकी है। सेठ, ये मेरा दोस्त मोहन है। उसने मुझे सारे पैसे दिए हैं और आपके पैसे चुकाने को कहा है, इसीलिए मैं आपके पैसे दे रहा हूँ। ठीक है रमन, अगली बार कोई भी जरूरत हो तो मुझे बताना, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे जैसा दोस्त सबको मिले।
क्या हुआ रमन? तुम अभी भी खुश नहीं लग रहे। तुमने भगत सेठ के पैसे चुका दिए और अपने सारे कर्जदारों के पैसे भी चुका दिए, लेकिन तुम अभी भी खुश क्यों नहीं लग रहे? अरे मोहन भाई, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन बस मुझे एक ही चिंता सताई जा रही है कि मैं खेती में इतनी मेहनत करता हूँ, लेकिन यहाँ पानी न गिरने के कारण मेरी सारी फसल बर्बाद हो जाती है। ऐसे तो मैं कभी भी अच्छी फसल नहीं उगा पाऊंगा। इसका भी उपाय है मेरे पास। क्या तुमने कभी ऑर्गेनिक फार्मिंग का नाम सुना है? रमन, ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम कम पानी में सदा फसल उगा सकते हैं। वह फसल नॉर्मल फसलों से ज्यादा महंगी बिकती है, जिससे हमें मुनाफा भी ज्यादा होता है। बस इसे करने का एक तरीका होता है। अरे मोहन भाई, तो भला हमें यह ऑर्गेनिक फार्मिंग करना कौन सिखाएगा? हम में से तो किसी को भी ये करना नहीं आता। रमन, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। मैंने शहर में ऑर्गेनिक फार्मिंग की पढ़ाई की है और मैं तुम्हें वह करना सिखाऊंगा। बस तुम वही करना जैसा मैं कहूंगा। फिर तुम देखना, तुम्हारा मुनाफा भी ज्यादा होगा और खेतों में पानी भी कम लगेगा। रमन मोहन की सलाह मानकर नई तकनीक से खेती करता है। 3 महीने बाद उसकी फसल खूब हरी भरी होती है। यह देखकर रमन बहुत खुश होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और सच्चे दोस्त हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं।